हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के। पहले एग्जांपल 3.1 estimate the average drift speed of conduction electron in a copper wire of cross section area 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज़ गिवन है बेटा एंड द एटॉमिक मास इज़ गिवन है बेटा। ठीक है, इसके बाद बी में कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, कंप्यूट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड भी आपको निकालना है। थर्ड में बेटा आपको उसके बाद विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नंबर टू में है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। अब देखो, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड इजकल टू होता है वी डी इजकल टू, अगर यहाँ पे हम देखें तो वी डी इजकल टू जो होता है वी डी इजकल टू होता है तुम्हारा आई इजकल टू एन ई ए वी डी होता है बेटा। सो वी डी इजकल टू आई अपॉन एन ई ए हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, एरिया पता है, आई पता है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ से। अच्छा, एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमने यहाँ से निकाल लिया। 6 × 10⁻20 एवोगैड्रो नंबर, और मास में पता है, ठीक है, 63.5 ग्राम। सो यहाँ से बेटा आपका पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा एन की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू सारा पुट करेंगे बेटा यहाँ पे। वी डी इजकल टू, जैसे वी डी इजकल टू आई अपॉन एन ई ए है, सबकी वैल्यू हमने पुट किया, तो यहाँ से आंसर जो है बेटा 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा है बी पार्ट में कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन एवब विथ नंबर 1 थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ड्रिफ्ट स्पीड को बेटा कंपेयर करना है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर से। तो एट ए टेम्परेचर टी द थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम ऑफ मास m इज ऑब्टेन्ड एज 1/2 mv² एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेटा 3/2 kBt होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं √kBt अपॉन m। ठीक है, वेयर के बी इज जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है फॉर कॉपर एट 300 केल्विन। दिस इज अबाउट 2 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। दिस फिगर इंडिकेट्स द रैंडम वाइब्रेशन स्पीड ऑफ कॉपर एटम इन ए कंडक्टर। नोट दैट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर अबाउट द मतलब कि जो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड होता है उसकी वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू जो रैंडम मोशन होता है कॉपर का। ठीक है, सेकेंड वाले में बेटा आपसे कहा है कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज अ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेमली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द ड्रिफ्ट स्पीड इज इन कंपैरिजन एक्सट्रीमली स्मॉलर बाई फैक्टर ऑफ 10⁻11। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर uses nichrome for its heating element. When a negligible small current passes through it, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is this. अब देखो, हम जानते हैं बेटा यहाँ पे when the current through the element is very small, heating effect can be ignored. हम heating effect को क्या कर सकते हैं बेटा, इग्नोर कर सकते हैं। and the temperature T1 of the element is the same as room temperature. When the toaster is connected to a supply, its initial current will slightly higher than the steady value of 2.68 ampere. But due to heating effect of the current, जो the temperature will rise. This will cause an increase in the resistance and a slight decrease in current. In a few seconds, a steady state will be reached when temperature will rise no further, and both the resistance of the element and the current drawn will achieve
steady state value. The resistance R2 at the steady state temperature is steady state temperature T2 is, so R2 is equal to कितना हो जाएगा 230, resistance is equal to कितना हो जाएगा voltage upon resistance, so 230 voltage upon current, so 230 upon 2.68, so this is equal to 85.8 ओम हो जाएगा बेटा. यूजिंग द रिलेशन हम जानते हैं बेटा R2 is equal to R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है. वैल्यू पुट करोगे, अल्फा गिवन है आपको यहाँ पे लास्ट में देखो गिवन है ना अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे जैसे T2 माइनस T1 आपका डिफरेंस निकल जाएगा 820 डिग्री सेल्सियस. एंड T1 तो आपको गिवन था यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 820 प्लस 27, सो दिस इज 847 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ ए प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट ए आइस point is 5 ohm and the steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो बेटा हमारे पास हम जानते हैं फार्मूला T इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर 100 माइनस आर नोट इंटू 100 होगा. आर टी इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी होगा. वैल्यू पुट करेंगे सबकी, सब गिवन वैल्यू है बेटा. आर नोट इक्वल टू कितना 5 ओम, आर 100 इक्वल टू 5.23 ओम है बेटा. ठीक है, आर टी इक्वल टू 5.795 ओम है. सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से जो टेम्परेचर है आपका वो 345.65 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर यहाँ पे आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा उसमें देखो एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे गिवन है. ठीक है, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर. क्यूबिकल नेटवर्क है बेटा, 12 रजिस्टर है यहाँ पे. ठीक है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम. डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलॉन्ग ईच एज. हर के बीच में करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. जैसे आपको सारा डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है बेटा, हर एक जगह पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम है. सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए. द नेटवर्क इज़ नॉट रिड्यूसेबल टू ए सिंपल सीरीज एंड पैरेलल. हम बेटा डायरेक्ट इसको सिंपल सीरीज में या पैरेलल में नहीं बोल सकते, क्योंकि इस तरह का अगर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. इसको देख करके हम नहीं कह सकते कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है. तो द नेटवर्क इज नॉट रिड्यूसेबल टू ए सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. देयर इज हाउएवर ए क्लियर सिमेट्री इन द प्रॉब्लम विच वी कैन एक्सप्लॉइट टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. द पाथ ए डैश ए डी एंड ए बी आर ऑब्वियसली सिमेट्री. देखो बेटा यहाँ पे सिमेट्री का कंडीशन लगाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे जो है सिमेट्री का आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा. जैसे यहाँ से देखो कनेक्टेड है ये 3i यहाँ से और यहाँ से 10 वोल्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको. तो ये कह रहा है कि जैसे ए डी डैश ए डैश, ठीक है, द पाथ ए डैश को अगर हम देखें, सो दिस इज द पाथ ए डैश. तो आपका ए और ए डैश ये है पाथ तुम्हारा ए डैश. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो ए पाथ ए डैश को देखो तो ए डी और बी डी आर ऑब्वियसली सिमेट्री. ए डी और जो बी डी है बेटा वो क्या है सिमेट्री है बेटा. ए डी और बी डी जो है वो क्या है सिमेट्री है. ठीक है, ए डी और ए बी, सॉरी ए डी जो है और ए बी जो है, ठीक है, वो दोनों क्या है बेटा सिमेट्री है. ठीक है, तो अगर सिमेट्री है तो ऑब्वियसली प्लेस्ड इन द नेटवर्क दस द करंट इन ईच मस्ट बी द सेम. से आई फर्दर एट द कॉर्नर ए डैश एंड बी एंड डी. ठीक है, द इनकमिंग करंट आई मस्ट स्प्लिट इक्वली. देखो बेटा सिमेट्री है तो करंट क्या होगा वहाँ से सेम जाएगा. ठीक है, और यहाँ से बेटा फिर अप्लाइंग ए बी सी डैश ई ए, इसमें किरचॉफ लॉ लगाया बेटा, और यहाँ से ई एम एफ ई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू यहाँ से निकाला इसने. ठीक है, और उसके बाद आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई अपॉन कितना होता है 3i होता है, उसकी वैल्यू पुट किया. ठीक है, एंड आर इक्वल टू आपको गिवन कितना है 1 ओम. ईच रजिस्टर जो है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम है. सबकी वैल्यू पुट किया, वहाँ से जा करके आपको तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 हो गया. 1 पुट करोगे तो 5/6 ओम आ जाएगा, और ई इक्वल टू कितना है 10 वोल्ट. सो दिस इक्वल टू करंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा बेटा. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन फिगर. इसको भी अगर आप डायरेक्टली देखते हो बेटा तो ये नहीं आपको सीरीज में दिखेगा पूरी तरह से, नहीं है पैरेलल में है. ठीक है, नहीं है सीरीज में है पैरेलल. अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा किरचॉफ्स का रूल लगाना पड़ेगा.
ठीक है। अब जैसे इसमें करंट I2 मान लो, इसमें करंट I1 मान लो, तो यहाँ पे करंट उसका रिजल्टेंट करंट निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से बेटा यहाँ पे करंट हम डिस्ट्रीब्यूट करवा लेंगे सभी में। और फिर किरचॉफ्स का रूल यहाँ पे देखो लगाया गया है बेटा, किरचॉफ रूल सबको पता है। किरचॉफ के रूल लगाएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से करंट की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। तो पूरा का पूरा एक किरचॉफ्स पे बेस्ड है बेटा। इसमें जैसे करंट I2 लिया तो मान लीजिए I2 गया तो यहाँ से कितना चला गया, ये I3 इधर से आया, तो ये टोटल करंट इसमें कितना है I2 + I3, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे बेटा किरचॉफ का रूल यहाँ पे अप्लाई किया। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ये जो डायग्राम है, इसमें भी आपको किरचॉफ रूल ही लगाना है, क्योंकि नहीं ये सीरीज में है बेटा और नहीं पैरेलल में है, ठीक है। नहीं ये सीरीज में है, पैरेलल में, और नहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता अगर जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 100/10, इसका जो रेशियो है 60/5 है, तो इसका रेशियो अगर बराबर आ जाता बेटा तो हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है। वहाँ पे बीच वाले से कोई रेजिस्टेंस, कोई जो गैल्वेनोमीटर है उसे करंट पास नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, तो यहाँ पे भी फिर वही काम करेंगे बेटा। यहाँ पे भी करंट डिफरेंट वायर में हम ले लेंगे। जैसे ऊपर हमने 100 ओम में I1 ले लिया, 60 ओम में I2 ले लिया, फिर हमने यहाँ पे करंट माना कि इसमें करंट IG चला गया तो उसके अकॉर्डिंग ले लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स का रूल लगाएंगे, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाएंगे और वोल्टेज रूल लगाने के बाद यहाँ जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे बेटा, वहाँ से हमारा यहाँ पे रिलेशन आएगा।